हेलो दोस्तों, टेंथ क्लास की बोर्ड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास का बायो का लेसन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है और ये +1 2 तक भी आता रहेगा अगर आप मेडिकल साइंस लेते हैं तो। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सबसे पहले इन दो टर्म्स का मतलब ही जान लेते हैं क्या होता है। हेरिडिटी मीन्स आपने देखा होगा आपकी शक्ल है, शेप ऑफ नोज़ है या कलर ऑफ आईज़ है, ये बहुत सी चीज़ें आपके पेरेंट्स से मिलती हैं और ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है, लगभग सबके साथ होता है। इट मीन्स कि करेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। इसी चीज़ का साइंटिफिक नेम है हेरिडिटी, दैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मीन्स संतान, जो उनके बच्चे हैं। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में करेक्टर्स का, गुणों का या ट्रेट्स का, कोई भी कहो इसको आप, उसका चले जाना, ट्रांसमिट हो जाना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। और जब ये गुण जाते हैं, जैसे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से आप मिलते जुलते होंगे लेकिन आप एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ अलग ज़रूर मिलेगा, कुछ डिफरेंसेस आएंगे। ये जो डिफरेंसेस हैं इनका नाम है वेरिएशन। के यंग वंस जो हैं किसी भी पेरेंट्स के, उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स में डिफरेंस मिलेगा, या जो स्पीसीज के यंग वंस हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। देखो, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो उस कॉर्नर पे आप डायग्राम देख रहे हो, बहुत सारी बुक्स में ये डायग्राम 99% बुक्स में नहीं दे रखा, जबकि एनसीईआरटी में पूरा एक पेज, फर्स्ट पेज आपका इसी बात के ऊपर दिया हुआ है। नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से डिराइव होंगे। तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें यही दर्शाने की कोशिश की है कि किस टाइप के रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा आएंगे। जैसे इस ऑर्गेनिज्म को आप ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये और ये बिल्कुल सेम नहीं है। जैसे ही इसकी अगली पीढ़ी आई, अगली जनरेशन आई, तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है इसमें। इससे दो ऑफस्प्रिंग बने हैं, इस दूसरे में भी देखो थोड़ा चेंज यहाँ आया है। ये जो थोड़ा चेंज है, जब इनके ऑफस्प्रिंग आए, इनकी अगली जनरेशन आई, तो देखो ये थोड़ा चेंज यहाँ से यहाँ आए तो थोड़ा सा चेंज था, और अगली पीढ़ी आएगी, जनरेशन आएगी, तो ये चेंज और बढ़ गया। देखो यहाँ पे ये बढ़ गया, इससे ये दो बने तो यहाँ पे ये और बढ़ गया। अब इसी तरह इसमें भी ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो, जो इनकी मेन बॉडी थी, कोई और ज़्यादा चेंज भी आ सकता है। ये जो चेंज आ रहा है इसी का नाम तो वेरिएशन है, ये जो चेंज आता है। और जब ये चेंजेस आते जाते हैं लगातार, तो पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म से हज़ारों सालों में, लाखों सालों में वेरिएशन आकर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो ये पहले वाले से बहुत ज़्यादा अलग होता है। इस चीज़ का नाम होता है इवोल्यूशन। ये जो दो टर्म्स थी इनका मीनिंग मैं यहाँ समझा रहा था आपको। इवोल्यूशन क्या है कि सिंपल वंस से धीरे धीरे वेरिएशन आके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, जिसको कहा जाता है इवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो डायग्राम है ये वेरिएशन के लिए दिखाया हुआ है कि वेरिएशन रिप्रोडक्शन के दौरान कैसे आते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप का आपने पढ़ा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। याद रहे, एसेक्सुअल में बहुत लेस वेरिएशंस आते हैं, बहुत कम वेरिएशन आएंगे। जैसे आप प्लांट्स को देख लो, तो प्लांट्स में बहुत कम वेरिएशन आते हैं। जैसे एग्जांपल आपके यहाँ दिया, आप और कोई भी ले सकते हो। जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन है, जब आप इसको उगाओगे तो नए बनेंगे, तो वो लगभग सेम होंगे जो उनके पेरेंट्स हैं वैसे, यानी कि जो उनकी पहले वाली पीढ़ी है। यानी कि बहुत कम वेरिएशन, माइनर वेरिएशंस आते हैं किस में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, क्योंकि जीन्स काम करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो इनमें क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स हैं क्रोमोजोम्स के। क्रोमोजोम क्या है? जो भी कोई सेल है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहा जाता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं जीन्स, एंड जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये जो जीन्स हैं, जीन्स होते हैं, दे आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यही तो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं जीन्स। तो 23 पेयर्स पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जीन्स की इन्वॉल्वमेंट है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएंगे, वेरिएशन ज़्यादा होंगे, मोर होंगे। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस वेरिएशन है, चलो कम है लेकिन वेरिएशन तो है, ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाई द वेरिएशन टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप बताएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है तो इसमें कमी आ जाती है, एरर अकर्स। रेप्लिकेशन मीन्स कॉपी। डीएनए क्या करता है, डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये पाया जाता है, यही तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये जीन्स वगैरह के अंदर यही आगे कैरी करते हैं। आगे थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, जिससे सेल डिवाइड होती हैं, ये सारे काम होते हैं, एक सेल से 2, 4, 8, 10 जो डिवाइड होकर बनती हैं। तो डीएनए रेप्लिकेट मीन्स उसकी फोटोकॉपी बनती हैं। एक डीएनए है, 2 कॉपी बनेंगी, 2 सेल में चली जाएंगी, एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी कॉपी चलती रहती हैं। तो फोटोकॉपी हो रही, तो फोटोकॉपी की मशीन तो ख़राब भी तो हो सकती है, एक आधी कॉपी धुंधली भी तो आ सकती है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी तो आ सकता है। वही बात यहाँ होती है कि जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है तो उसमें थोड़ी बहुत एरर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। लेकिन फिर भी ये बात हम याद रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशन है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा है। एक क्वेश्चन यहीं पे पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है, कि कोई स्पीसीज ए है उसमें 10% वेरिएशन है नेक्स्ट जनरेशन में, एक स्पीसीज बी है उसमें 60% वेरिएशन है, यानी कि कैरेक्टर्स में डिफरेंस है, अलग है उनके कैरेक्टर्स। तो पूछा कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म पुराना रहा होगा, यानी कि किसकी एज इसमें से ज़्यादा रही होगी। तो नो डाउट 10%, इसका मतलब इसमें तो बहुत कम वेरिएशन आए हैं, तो ये तो ताज़ा बात है, नई नवेली बात है ये। 60% मीन्स पहले 10% आए होंगे, फिर 20, 30 और लगातार जनरेशन चलती रही होंगी, तब जाके 60% वेरिएशन आए होंगे। जैसे यहाँ से देखो ये स्मॉल चेंज है, और ये तो यहाँ से ये तो काफ़ी टाइम लगा होगा तब ये वेरिएशन पहुँचे हैं। तो इसमें 60% वेरिएशन है, तो इसी की एज क्या है, ज़्यादा मिलेगी, ये ज़्यादा पुराना मिलेगा। हेरिडिटी के बारे में जो मेन एक्सपेरिमेंट हैं वो मेंडल के किए हुए हैं, ग्रिगोर जॉन मेंडल। इसको जो मेंडल है, इसलिए मेंडलियन साइंस भी कई बार कह देते हैं, और इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। यह आप ज़रूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो कौन है वो, मेंडल है। हाँ, आपसे जेनेटिक्स भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज जेनेटिक्स, तो आप बताएंगे जेनेटिक्स क्या है। ये बायो की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की, जो हमें किसके बारे में स्टडी करवाती है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो इवोल्यूशन कैसे होता है, देखो ये डिटेल्स है। आधे चैप्टर में हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और बचे हुए हाफ में हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएशन तो पक्की बात है चलेंगी, वरना तो इवोल्यूशन होगा ही नहीं। जब चेंज होंगे ऑर्गेनिजम्स तभी तो बात बनेगी। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिया बैक्टीरिया का। अगर बैक्टीरिया सारे एक जैसे हो जाएं, कोई वेरिएशन ना हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इससे तो जो सर्वाइवल है लाइफ का वही खतरे में पड़ जाएगा, अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो बैक्टीरिया, मान लिया बैक्टीरिया है अर्थ के ऊपर, ये बैक्टीरिया हैं अर्थ के ऊपर हैं, ये अर्थ हैं,
और यहाँ एकदम से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई, ठंड हो गई। और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, सारे एक जैसे हैं, जो ठंड को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो क्या होगा, ये तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ये एक स्पीसीज़ ख़त्म होगा। और ऐसे ख़त्म होने लगे तो फिर तो धीरे धीरे सारे ही हो जाएंगे। तो होगा क्या, जैसे ही ऐसी कंडीशंस वगैरह आएंगी तो कुछ तो इसमें से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत कम संख्या में कम होंगे, लेकिन वो सर्वाइव कर जाएंगे। इट मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर को उसने सर्वाइव कर दिया, हरा दिया। तो अब आगे ये जो बचे हुए हैं, इनकी जो जनरेशन आएगी वो सारी कैसी आएगी, जो सर्वाइव कर सकती है। तो ये वेरिएशन का कमाल हुआ। अगर ये सारे एक जैसे होते तो ख़त्म हो जाते, या जैसे इसके ऊपर कोई एस्टेरॉइड्स पड़ जाए, कोमेट पड़ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आकाशीय पिंड इससे टकरा जाए और इनमें से कोई सर्वाइव ना कर पाए तो फिर वही बात है। इसलिए वेरिएशन ज़रूरी है, वेरिएशन इज मस्ट। जब वेरिएशन आएगी, चेंजेस आएंगे, तब ये अच्छी तरह सर्वाइव कर पाएंगे, आगे चल पाएंगे। तो जेनेटिक्स के बारे में या हेरिडिटी के बारे में मेंडल ने हमें बताया, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ये ऑस्ट्रिया, एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा मैं, ऑस्ट्रिया में ये एक मॉन्क थे और साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, विशेष प्लांट चुना जिसका नाम है स्वीट पी, मटर जो है, यानी कि जिसका साइंटिफिक नेम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पाइसम स्टाइवम। तो इनको भी वैसे बहुत ज़्यादा तो हालात ने कामयाब बनाए। ये बेचारे टीचर वगैरह का टेस्ट देने गए थे, वो इनसे पास हुआ नहीं, वहाँ ये रिजेक्ट हो गए। तो वापस जहाँ रहते थे मॉन्क वगैरह बन के वहीं आए, और इन्होंने पी प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम स्टाइवम, जो मटर के पौधे हैं, उनको लिया और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। हालांकि दूसरे साइंटिस्ट वगैरह ने भी ये थोड़ा बहुत काम कर रखा था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल प्योर ब्रीड लेकर पीज की, मटर की, और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। कई बार ये भी आपसे पूछा जाता है कि वाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट्स, इनको क्यों लिया। तो इसके पीछे जाहिर से रीजन है, बिल्कुल आसान से एक दो बात आप बता सकते हैं कि पी प्लांट्स को उसने क्यों लिया। इसका कारण है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है, कम समय में ये पी प्लांट्स तैयार हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी इनको स्टडी कर सकता है। इसके अलावा इनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने पी प्लांट्स को चुना। जैसे कि अलग अलग फ्लावर के कलर्स हैं, हाइट अलग अलग है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, फिर किसी के सीड्स रिंकल्ड हैं, किसी के राउंड हैं, किसी के येलो हैं, किसी के ग्रीन हैं। तो बहुत सारी वेरिएशन पी प्लांट्स में है। तो मेंडल ने चुना पी प्लांट्स को जेनेटिक्स की स्टडी के लिए। 1865 की ये बात है, तब तक इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। 1866 में इन्होंने पूरी अपनी डिस्कवरी दुनिया के सामने रखी, लेकिन उस समय लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया और इनकी बातों को कर दिया गया रिजेक्ट। लेकिन दुनिया जिनको गालियां देती है, एक दिन उनको सलाम भी करती है। इनका जज्बा जीत गया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और 1900 तक आते आते दूसरे 3 साइंटिस्ट और थे, हुगो, डीवरीज एटसेट्रा, 3 थे। उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये तो मेंडल जी पहले ही करके जा चुके हैं। तब इनके काम को रिकॉग्निशन मिली और इनको इज्जत मिली और फादर ऑफ जेनेटिक्स वगैरह इनको कहा जाने लगा। और आखिर में दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जूनियर सीनियर्स जिनके भी ये काम आ सकता है उन तक पहुंचाइए। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स में सिलेबस के बारे में पूछते हैं, तो डोंट फियर, मैं हूँ ना। दिसंबर तक आपका ये बोर्ड एक्सप्रेस का सिलेबस पूरा होगा। आप तैयारी करते रहिए, लगे रहिए।